ठीक है। स्वागत है दुनिया भर से आए सभी लोगों का। हम लाइव हैं। चाहे आप कोलंबिया, पेरू, नाइजीरिया, लंदन या कहीं और से देख रहे हो, यहां आने के लिए धन्यवाद। चैट में अपने देश का झंडा इमोजी डालें ताकि हम जान सकें कि आप कहां से देख रहे हैं। और सुनिए, ये सिर्फ एक और लाइव स्ट्रीम नहीं है, न ही कोई और वेबिनार या यूट्यूब ड्रॉप। यह है द कोड लाइव। यहीं पर बाधाएं टूटती हैं और नई उपलब्धियां हासिल होती हैं। यहीं से रफ्तार शुरू होती है, यहीं पर नेता बनते हैं। तो ध्यान लगाइए, क्योंकि आने वाला ये छोटा सा समय सचमुच आपकी यात्रा की दिशा बदल सकता है। मेरा नाम माइकल टर्नर है, मैं द कोड का सीईओ हूं और हमारा मिशन बहुत सीधा है: उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग, टीमें और संगठन बनाना। हम एक वैश्विक आंदोलन है उन लोगों के लिए जो और अधिक करना, बनना और बनाना चाहते हैं, जो और अधिक समझदार, मजबूत और तेज बनना चाहते हैं, जो अपने प्रभाव और परिणामों को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। द कोड में हम सिर्फ सिखाते नहीं हैं, हम ट्रेनिंग भी देते हैं। हम सिर्फ प्रेरित नहीं करते, हम आपको सक्षम भी बनाते हैं। हम व्यक्तिगत विकास को उच्च स्तरीय मेंटरशिप के साथ जोड़ते हैं और व्यावहारिक रणनीतियों को गेम चेंजिंग सहयोग के साथ मिलाते हैं। तो अगर आप अभी ये देख रहे हैं, तो आप केवल दर्शक नहीं हैं, आप एक समुदाय का हिस्सा हैं। हम में से हजारों लोग जीवंत, उत्साही और केंद्रित हैं। तो जहां आपकी वृद्धि आपकी जिम्मेदारी है, वहीं आपका वातावरण आपकी वृद्धि को आकार देता है और आज रात आप सही वातावरण में हैं। हर बार जब आप इस जगह में कदम रखते हैं, तो आप सचमुच अपनी सोच को सफलता के लिए फिर से प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे एक मेंटर कहा करते थे, आपकी सफलता का स्तर शायद ही कभी आपके व्यक्तिगत विकास के स्तर से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो व्यवसाय आप बनाते हैं, जो संपत्ति आप कमाते हैं, जो प्रभाव आप रखते हैं, ये सब उस व्यक्ति का प्रतिबिंब है जो आप बन चुके हैं। और यही कारण है कि हम ये लाइव सेशंस करते हैं। रॉबर्ट शर्मा ने इसे बहुत अच्छे से कहा है। वे कहते हैं, अपनी आय को दोगुना करने का सबसे तेज तरीका है अपने व्यक्तिगत विकास में निवेश को 3 गुना कर देना। यही है ये, अपने आप में एक उच्च प्रतिफल निवेश। और आज रात का सत्र आपके अगले ब्रेक थ्रू को ऊर्जा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप ये करें। पहला, सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दें ताकि आप इस कंटेंट पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें। दूसरा, नोट्स लें। कम से कम 3 ऐसे विचार जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और जिनसे आप जुड़ाव महसूस करते हैं। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा कदम लिखें जो आप अगले 24 घंटों में उठाएंगे, क्योंकि जानकारी बिना कार्रवाई के व्यर्थ है और द कोड में हम किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं जाने देते। तो चलिए बात करते हैं आज रात के हमारे मेहमान की। हमने आज फिर ऐसे व्यक्ति को बुलाया है जो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि महानता का विश्लेषण करते हैं। बेन विल्सन हाउ टू टेक ओवर द वर्ल्ड के होस्ट हैं। और ये क्यों मायने रखता है? इसका कारण ये है, वह इतिहास के सबसे महान निर्माताओं नेपोलियन, स्टीव जॉब्स, चर्चिल का अध्ययन करते हैं और उन पैटर्न्स, रणनीतियों और फैसलों को उजागर करते हैं जो उन्हें अविस्मरणीय बनाते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये वे ब्लूप्रिंट्स और पैटर्न्स हैं जो सफलता की ओर ले जाते हैं। तो द कोड के हमारे पुराने सदस्यों को सलाम, आपका फिर से स्वागत है और हमारे नए दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है। आप प्रगति, ईमानदारी और क्रियान्वयन की संस्कृति में कदम रख रहे हैं। हम यहाँ औसतपन को बर्दाश्त नहीं करते, हम उत्कृष्टता का निर्माण करते हैं। और केवल यहाँ लाइव आकर आप ये साबित कर रहे हैं कि आप वही बन रहे हैं। तो सच्चाई ये है, लोग ऐसे कमरों में बैठने के लिए हजारों खर्च करते हैं जहां ऐसी सीख साझा की जाती है, लेकिन आज रात आप द कोड के अंदर लाइव हैं। तो आगे बढ़िए, ध्यान केंद्रित कीजिए और चलिए इसे एक निर्णायक क्षण बनाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बेन विल्सन का द कोड में फिर से स्वागत कर रहा हूं। बेन, अब मंच आपके हवाले है। धन्यवाद माइकल। यहाँ कोड में आप सभी के साथ दूसरी बार होना वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हाल ही में कोलंबिया जाने और आप में से कुछ लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का भी मौका मिला और वह एक शानदार कार्यक्रम था। मैं माइकल, स्टीव, डैनियल और पूरी टीम से अधिक प्रभावित नहीं हो सकता था। वाकई बहुत अच्छे लोग हैं। वे जितने विनम्र उतने ही बुद्धिमान, तेज और अपने काम में माहिर हैं। और फील्ड से मिलना भी बहुत अच्छा अनुभव था। कोलंबिया में कोड के साथ जुड़े आप सभी से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। इस संगठन में वाकई बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बेहद प्रभावित हुआ। मैं आप सभी से पहले भी एक बार बात कर चुका हूं, लेकिन मुझे पता है कि पिछली बार के बाद शायद कुछ नए सदस्य भी जुड़े हैं। मेरा नाम बेन विल्सन है। मैं दुनिया के सबसे बड़े इतिहास पॉडकास्ट में से एक का होस्ट हूं। इसका नाम है हाउ टू टेक ओवर द वर्ल्ड, और यह शायद थोड़ा गलत नाम है इसे इतिहास पॉडकास्ट कहना। मैं क्या करता हूं कि मैं इतिहास के महान नेताओं का अध्ययन करता हूं और कोशिश करता हूं कि उनसे हम कौन कौन से सबक सीख सकते हैं उन्हें सामने लाऊं।
जैसे हम कैसे बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं अगर हम नेपोलियन, सीजर, वॉल्ट डिज्नी, स्टीव जॉब्स, चंगेज खान, माइकल जॉर्डन, आप जो भी नाम लें, जैसे लोगों के जीवन का अध्ययन करें। इस पॉडकास्ट ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। इसने मुझे उस नौकरी से बाहर निकाला जिसे मैं नापसंद करता था और मुझे पूरी आर्थिक आज़ादी, समय की आज़ादी और हर दिन पूरा दिन वही करने की आज़ादी दी जो मुझे पसंद है, यानी इन कहानियों का अध्ययन करना, बेहतर बनना सीखना और दूसरों को इसके बारे में बताना। और ये कभी नहीं होता अगर मैं अपने आसपास के सभी लोगों की बात सुनता। तो आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वह है सफलता की तन्हाई, संदेह करने वालों और हतोत्साहित करने वाले लोगों की बातों को अनसुना करना और अपने जीवन में अपनी खुद की राह ढूंढना और उस राह को पाना जो आपकी कल्पना को साकार करेगी और आपको वह जीवन जीने में मदद करेगी जिसकी आपने हमेशा चाहत की है। तो मैं वास्तव में अपनी कहानी पर थोड़ा गहराई से शुरू करना चाहता हूं, इससे पहले कि हम इतिहास के महान नेताओं की कुछ कहानियों में जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी अपनी कहानी उस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करती है जो मैं कहना चाहता हूं। आज मैं आपसे जो बात खास तौर पर कहना चाहता हूं वह यह है कि अपने सपनों को हासिल करने के लिए, अपने जीवन के लिए जो दृष्टि आपने देखी है उसे साकार करने के लिए एक समय ऐसा आता है जब आपको आगे बढ़कर फैसला लेना पड़ता है, भले ही दूसरे लोग आप पर या आपके फैसले पर विश्वास न करें। आपको वही व्यक्ति बनना होगा जो संदेह करने वालों और नकारात्मक सोच रखने वालों की बातों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हो और खुद पर विश्वास रखे और कहे, मैं फिर भी यह कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे लिए आप जानते हैं, मैं एक कंपनी में नौकरी कर रहा हूं। कंपनी का अधिग्रहण हो जाता है और इसलिए मैं अनावश्यक हो जाता हूं और इस तरह मेरी नौकरी चली जाती है और संभवतः मुझे एक नई नौकरी लेनी चाहिए जो कि आखिरकार मैं करता भी हूं। लेकिन इस बीच मैं एक पॉडकास्ट शुरू करना चाहता हूं। मैं यह पॉडकास्ट शुरू करना चाहता हूं और मैं इसे हाउ टू टेक ओवर द वर्ल्ड नाम देना चाहता हूं। और मेरी जिंदगी में हर किसी ने मुझे बताया कि यह एक बुरा विचार है, ठीक है। इसमें मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरा कुत्ता और जैसे हर कोई कह रहा था, नौकरी कर लो, पॉडकास्ट मत शुरू करो सबसे पहले। और दूसरी बात, इसे हाउ टू टेक ओवर द वर्ल्ड मत कहो, ये बहुत घमंडी लगता है, ये बहुत अकड़ू लगता है। तुम्हें दुनिया पर कब्जा करने के बारे में क्या पता? देखो, तुम तो अभी 30 साल के भी नहीं हुए हो, तुमने अभी तक कुछ बड़ा हासिल भी नहीं किया है। और मैंने सारी सलाह सुनी और मैंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच में चाहता हूं कि यह पॉडकास्ट मौजूद हो और मुझे हाउ टू टेक ओवर द वर्ल्ड नाम बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि यह वही बयान करता है जो मैं समझाना चाहता हूं। और इसलिए मैंने फिर भी यह किया। मैंने सबकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया और मैंने वही सुना जो मेरे दिल की गहराई और दिमाग के कोने में मुझे सही लगता था, ठीक है। और अब तब से आप जानते हैं, मुझे दुनिया भर में घूमने का मौका मिलता है और कुछ सबसे महान नेताओं, कार्यकारियों और उद्यमियों से मिलने का मौका मिलता है। मैं उन्हें कोच करता हूं, उनसे बात करता हूं, उनके दोस्त बनता हूं और मुझे इतिहास के सबसे दिलचस्प लोगों के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है और उनकी जिंदगी से बेहतरीन सबक सीखने को मिलते हैं। मेरा मतलब है, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। यही है जो मैं करना चाहता हूं, ठीक है। मैं इसी तरह का एक नर्ड हूं। दुनिया में और कुछ भी नहीं है जो मैं इससे ज्यादा करना चाहूं। ये एक शानदार जीवन है और मुझे ये बहुत पसंद है। और अगर मैंने उन लोगों की बात मानी होती तो मुझे ये कभी नहीं मिलता। वैसे वे लोग भले थे जो मेरे लिए सबसे अच्छा चाहते थे। वे जलन या ऐसी किसी भावना से ग्रस्त नहीं थे, बस वे मेरी सोच को नहीं देख पाए। और इसलिए मैं यहां तक पहुंचा क्योंकि मैंने उन लोगों की बातों को नजरअंदाज किया जो मेरी सोच को नहीं देख पाए। आप जानते हैं, लोग कहते हैं ऊपर पहुंचना अकेलापन है, लेकिन वे अक्सर यह नहीं कहते कि ऊपर पहुंचने के रास्ते में भी अकेलापन होता है। अपना रास्ता खुद चुनने का मतलब है उस पगडंडी को छोड़ना जिस पर सब चलते हैं, और इसका मतलब है कि आपके अपने रास्ते पर कोई आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। एक शानदार उदाहरण है, यह वास्तव में मेरा अब तक का सबसे पसंदीदा उदाहरण है और यह दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे का है, जो कहते हैं कोई भी आपके लिए वह पुल नहीं बना सकता जिस पर आपको और केवल आपको ही जीवन की नदी पार करनी है। वहां अनगिनत रास्ते और पुल हो सकते हैं और अर्ध देवता भी जो आपको खुशी खुशी पार करा दें, लेकिन इसकी कीमत आपको खुद को गिरवी रखने और छोड़ने की होगी। दुनिया में एक रास्ता है जिस पर आपके अलावा कोई नहीं चल सकता। यह कहां जाता है मत पूछो, बस चलो। ठीक है, इसे एक पल के लिए अपने भीतर उतरने दें। कोई भी आपका पुल नहीं बना सकता। कोई भी आपको ठीक ठीक यह नहीं बता सकता कि अपने विजन को कैसे पूरा करें। बहुत से लोग हो सकते हैं जो सोचते हैं कि वे जानते हैं आपके लिए क्या सबसे अच्छा है, अनगिनत रास्ते और तैयार पुल जो दूसरों ने अपने लिए बनाए हैं, लेकिन आपका रास्ता अनोखा होगा। यह केवल आपका है। जब आपके पास एक साहसी उद्यमशील विजन होता है तो यह ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप एक जंगली नदी के किनारे खड़े हैं।
दूसरी ओर वह सफलता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है, लेकिन वहां कोई पुल दिखाई नहीं देता, कम से कम ऐसा कोई नहीं जो वहां जाए जहां आप जाना चाहते हैं। आप उन मौजूदा पुलों में से किसी एक को ले सकते हैं जो नीचे की ओर जाते हैं, उस सुरक्षित रास्ते पर चल सकते हैं जिसे किसी और ने पहले ही बना दिया है। आप उस रास्ते पर चल सकते हैं जो पहले से ही लोकप्रिय या कारगर साबित हो चुका है, लेकिन वह आपको आपकी अनूठी मंजिल तक नहीं ले जाएगा। आपका सपना शायद वाकई कुछ नया हो सकता है ना? कोई अनछुआ बाजार, कोई नया आविष्कार, कोई नई कला शैली। आप जानते हैं, कौन जानता है? और कोई भी मौजूदा पुल आपको वहां नहीं ले जाएगा। या हो सकता है कि ये बस थोड़ा सा अनूठा हो। ये खास तौर पर उपयुक्त है। आप जानते हैं, यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें शायद दूसरों ने कुछ इसी तरह किया हो, लेकिन आप बस इसे अपने तरीके से करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के हिसाब से। ठीक है? और इसलिए आपके सामने एक विकल्प है, या तो पीछे मुड़ जाए या फिर अपना खुद का पुल एक एक कदम बनाना शुरू करें, भले ही आपको उसे अकेले ही बनाना पड़े। अपना खुद का रास्ता बनाना रोमांचक होता है, यह भी, मैं इसे स्वीकार करता हूं, बेहद डरावना भी होता है। मैं भी डर गया था जब मैंने यह फैसला किया कि मैं वह काम करूंगा जिसे सबने बुरा विचार बताया था। इसके लिए अपने आप पर ऐसा विश्वास चाहिए जो अकेलेपन और संदेह को झेल सके, क्योंकि यह अकेलापन भरा है और आपको इसे अकेले ही करना होता है। जैसा कि नीत्शे कहते हैं, अब पूछो मत, चलो। वह हमें बता रहे हैं कि अनुमति या स्वीकृति का इंतजार मत करो। खड़े होकर यह मत पूछो, क्या मेरा रास्ता सही है? क्या कोई सोचता है कि मुझे यह करना चाहिए? अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो आपको इसे करना ही होगा, भले ही आप उस रास्ते पर अकेले हों। विश्वास रखो कि यह आपको वहीं ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। अकेले चलने की यह इच्छा सफलता की पहली ऐसी सामग्री है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। यह इतनी स्पष्ट दृष्टि रखने के बारे में है कि आप उसका अनुसरण करने को तैयार हैं, भले ही दूसरों को वह बिल्कुल भी न दिखे। अब राइट ब्रदर्स के बारे में सोचिए। राइट ब्रदर्स का नाम ऑनविल और विल्बर राइट है। वे दो अमेरिकी थे। वे पहले लोग थे जिन्होंने उड़ना सीख लिया था। उन्होंने पहली बार संचालित उड़ान यानी पहला हवाई जहाज बनाया था। लोग सदियों से, बल्कि हजारों सालों से उड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असल में लोग दशकों से ऐसी सार्थक कोशिशें कर रहे थे जिनमें सफलता की संभावना थी। और जब पहली बार लोग उड़ने की कोशिश कर रहे थे तो 1800 के दशक के मध्य में इसमें बहुत उत्साह था, है ना? हम इसे समझ ही लेंगे। आप जानते हैं, और भी बहुत सारी तकनीकी प्रगति हो रही थी। इंसान उड़ना सीख जाएगा। लेकिन जब राइट ब्रदर्स का समय आया, तब तक यह एक पागलपन भरी कोशिश लगने लगी थी। समझ रहे हैं? इतने सारे लोगों ने कोशिश की थी। शुरुआत में बहुत उत्साह था, लेकिन वे सब असफल हो गए। कोई भी यह नहीं समझ पाया कि कैसे उड़ना है। और फिर अखबारों ने साहसपूर्वक घोषणा कर दी कि इंसान 100 साल तक नहीं उड़ पाएगा। और जो भी उड़ान पर काम करता था, लोग कहते, ठीक है, तुम पागल हो। समझ रहे हैं? कोई गंभीर वैज्ञानिक या आविष्कारक इस पर काम नहीं कर रहा है। तुम तो जानते हो, कोई मस्खरा हो, तुम गंभीर नहीं हो। अगर राइट ब्रदर्स ने मान्यता पाने की कोशिश की होती तो उन्हें कहीं से भी नहीं मिलती। कोई भी मुख्य धारा का अच्छा वैज्ञानिक या आविष्कारक उन्हें यह नहीं कहने वाला था, हां, आगे बढ़ो। नहीं, हर कोई उन्हें यही कह रहा था कि यह एक बुरा विचार है। लेकिन नवाचार सहमति से जन्म नहीं लेता, जैसा कि कहावत है। मुझे याद नहीं कि यह किसने कहा था, लेकिन किसी ने कहा था, मैं पूरे अमेरिका में घूम चुका हूं। मैं न्यूयॉर्क सिटी, शिकागो, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को गया हूं, और इतने समय में मैंने कभी भी किसी समिति को समर्पित कोई मूर्ति नहीं देखी। ठीक है? सारी मूर्तियां एक अकेले पुरुष या महिला की होती हैं जिनके पास एक दृष्टि होती है। ठीक है? अगर आप सहमति का इंतजार करेंगे, अगर आप चाहेंगे कि हर कोई आपकी दृष्टि को माने, हर कोई इस बात से सहमत हो कि जो आप कर रहे हैं वह एक अच्छा विचार है, तो वह समय कभी नहीं आएगा। एक उद्यमी के रूप में, और मुझे पता है कि आप सभी कोर्ट में उद्यमी हैं, आप परिभाषा के अनुसार वही कुछ कर रहे हैं जो दूसरों ने ठीक उसी तरह से नहीं किया है। बिल्कुल, आप जानते हैं, कोर्ट में और भी लोग हैं जो वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन आप एक नया व्यवसाय, एक नया नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं। आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्हें पहले इस व्यवसाय से परिचित नहीं कराया गया है। बिल्कुल, ज्यादातर लोग शुरुआत में इसे नहीं समझेंगे। आप अपने लिए एक नया रास्ता बना रहे हैं, और ज्यादातर समय मुझे पता है कि आप में से अधिकांश के दोस्त, परिवार, उन्होंने पहले ऐसे व्यवसाय नहीं किए हैं, और इसलिए यह अकेला रास्ता कोई अपवाद नहीं है। ठीक है? यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ आपके साथ हो रही है। यह हर उस व्यक्ति के लिए सामान्य है जो कोई सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि जब लोग सफल भी हो जाते हैं तो भी, आप जानते हैं, अक्सर लोगों के लिए इसे समझना वाकई मुश्किल होता है। राइट ब्रदर्स की बात करें तो कोई भी यह नहीं मानता था कि इंसान उड़ सकता है, और जब उन्होंने
प्रमुख अखबारों को टेलीग्राम भेजा कि अरे हमने कर दिखाया, हम उड़ गए, हमने नॉर्थ कैरोलिना में एक हवाई जहाज बनाया और उसे उड़ाया, तो अखबारों ने, या माफ कीजिए, अखबारों ने इस खबर को छापने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वे यह सब बना रहे हैं। तो अपने लिए नया रास्ता बनाना जोखिम और अनिश्चितता को अपनाने जैसा है। इसका मतलब है अपनी राह खुद चुनना। इसका मतलब है अपनी ही सलाह सुनना, चाहे आप सफलता पाने से पहले हों या बाद में। इसका एक मेरा पसंदीदा रूपक लेखक जॉन शेड से आता है, जिन्होंने कहा था, एक जहाज बंदरगाह में सुरक्षित है, लेकिन जहाज इसी के लिए नहीं बनाए जाते। ठीक है? और यही बात उस चीज पर भी लागू होती है जिसे आप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? आप अपने जहाज को, यानी कि अपना व्यवसाय, अपना करियर, अपनी प्रतिभा, अपना सपना, आप इसे वहीं बांध कर रख सकते हैं जहां यह हमेशा से रहा है, शांत सुरक्षित बंदरगाह में, बाकी जहाजों के साथ वही करते हुए जो बाकी सब कर रहे हैं। यह सुरक्षित है, लेकिन आप कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप कभी भी वे सपने पूरे नहीं कर पाएंगे जो आपने अपने लिए देखे हैं। जहाज खुले समुद्र में जाने, तूफानों का सामना करने और नई जमीनें खोजने के लिए बनाए जाते हैं। इसी तरह आप जानते हैं, हमें भी अपनी आरामदायक सीमा से बाहर निकलने के लिए बनाया गया है। हां, खुला समुद्र कभी कभी अकेला भी हो सकता है। कई बार आपके आसपास कोई नहीं होता, बस आपका कंपास, आपका संकल्प, आपका विजन, आपकी दिशा होती है। ठीक है? जब आप यह यात्रा शुरू करते हैं तो सब कुछ आप पर ही निर्भर होता है। लहरें कठिन हो सकती हैं, लेकिन साधारणता के बंदरगाह में रुके रहना यह सुनिश्चित करता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है? हो सकता है कि यह सब कुछ बिल्कुल वैसे ना हो जैसा आपने सोचा था। शायद यह यात्रा अलग अलग दिशाओं में जाएगी, लेकिन मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा करते आए हैं और जो सब आपसे उम्मीद करते हैं, तो आप कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। ठीक है? और यहां एक बात समझने वाली है, यह प्रवृत्ति सिर्फ दूसरों से नहीं आती। यह हमेशा आपके दिमाग के पीछे भी रहता है, और हमेशा इस उद्यमिता यात्रा के दौरान हमेशा यह विचार आता है, पता नहीं, शायद यह पागलपन है, शायद मुझे आखिरकार सामान्य रास्ता ही अपनाना चाहिए। यह हमेशा होता है, मेरे साथ भी अब भी होता है। मैंने कई अन्य सफल उद्यमियों और कार्यकारी अधिकारियों, खिलाड़ियों, कलाकारों से बात की है, और उनके पास भी वह आवाज होती है, यहां तक कि तब भी जब वे सफलता प्राप्त कर चुके होते हैं। आपके दिमाग के पीछे बस एक छोटी सी आवाज होती है जो कहती है, शायद यह पागलपन है। लेकिन असली बात यह नहीं है कि आप उस आवाज को न सुने, वह हमेशा वहां रहने वाली है। लेकिन बात उस आवाज को शांत करने और यह समझने में है कि आपको बस इसे इस स्तर तक लाना है जहां यह संभालने लायक हो, है ना? और यही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, संदेह को पूरी तरह से खत्म करने पर नहीं, बल्कि अपने संदेह को इस स्तर तक लाने पर जहां वह संभालने लायक हो। आपको यह दूसरों के साथ भी करना होता है ना? हम क्या करें जब सिर्फ हमारी अंदरूनी आवाज ही नहीं बल्कि कोई और भी कह रहा हो, अरे शायद यह पागलपन है? हम क्या करें जब हमारे जीवन में संदेह करने वाले और विरोधी लोग हों? जब भी कोई कुछ असाधारण करने की कोशिश करता है तो विरोधी, वे बस, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे खाने पर मक्खियां आ जाती हैं। ठीक है? हमेशा मौजूद रहेंगी। और ऐसे समय में कुछ उदाहरण हैं जो मुझे प्रेरित करते हैं। एक है महान भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन का, जिन्होंने कहा था, महान आत्माओं को हमेशा औसत दिमागों से जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। ठीक है? तो और देखिए, यह आक्रामक लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें लोगों को थोड़ा सा समझ भी देना चाहिए। यानी हर कोई यहाँ कोड में जो आप कर रहे हैं उसके लिए नहीं बना है। हर कोई उद्यमी बनने, अपनी राह खुद बनाने, अपने जीवन के लिए अपनी खुद की दृष्टि तैयार करने और उसे हासिल करने के लिए नहीं बना है। और इसलिए अगर कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बस कहना होगा, जानते हो क्या, यही जिंदगी है, हर कोई समझेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? ऐसे लोगों को औसत दिमाग कहना शायद थोड़ा कठोर हो सकता है, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं। आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों को हम समझा सकते हैं और अपनी सोच की प्रक्रिया बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे, और यह ठीक है। आप उनसे नाराज नहीं होते, आप उन पर चिल्लाते नहीं हैं, न ही उन्हें बताते हैं कि वे कितने गलत हैं। नहीं, आपको बस आगे बढ़ना होता है। ये वे लोग हैं जो कभी भी आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। ठीक है? और कभी कभी आप जानते हैं, सबसे मुश्किल बात तब होती है जब ये लोग सिर्फ दोस्त या सहकर्मी या सड़क पर मिलने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे लोग होते हैं जिन्हें आपके साथ काम करना चाहिए और जो आपके रास्ते में खड़े हो सकते हैं। आप जानते हैं, मैं J.R.K. रोलिंग के बारे में सोचता हूं, जो हैरी पॉटर की लेखिका हैं। ठीक है?
बाइबल के बाद सबसे सफल किताबों की श्रृंखला। और उन्हें 12 अलग अलग प्रकाशकों ने ठुकरा दिया था इससे पहले कि उन्हें कोई ऐसा मिला जो हां कहे। ठीक है, 12 अलग अलग प्रकाशक थे जिन्होंने कहा नहीं, ये कहानी नहीं चलेगी, हमें इसमें कोई संभावना नहीं दिखती, हमें लगता है कि आप गलत हैं, हमें लगता है कि यह एक बुरा विचार है। और उन्होंने बस लगातार कोशिश की। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों के साथ जो मानसिकता रखनी चाहिए वह बस इतनी है, ठीक है, आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, मैं तो बस उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश कर रहा हूं जो कर सकता है। क्या आपको पता है वो कहां है? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं यहां? और फिर से 12 प्रकाशकों ने मना कर दिया था। वॉल्ट डिज्नी को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। आप जानते हैं, उन्हें एक अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके संपादक ने, मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक यही कहा था कि वॉल्ट डिज्नी में कल्पना की कमी है और उनके पास कोई अच्छा विचार नहीं है। ठीक है, ये वही व्यक्ति है जिसने मिकी माउस बनाया, जिसने स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स बनाई, जिसने अब तक का सबसे रचनात्मक एनिमेशन स्टूडियो बनाया। और उनके अखबार के संपादक ने कहा था कि उनमें कोई कल्पना नहीं है, उनके पास कोई अच्छे विचार नहीं हैं। और जब वह अपने खुद के कार्टून बनाते हैं तो वे उन्हें प्रमुख स्टूडियोज को बेचने की कोशिश करते हैं ताकि उनके कार्टून फिल्मों के रूप में चल सकें, और वे सभी मना कर देते हैं। हर एक बड़ा स्टूडियो, वह उनके पास कई बार जाते हैं और शुरू में वे सभी मना कर देते हैं। ठीक है, और स्पष्ट रूप से आप जानते हैं, सबक बहुत साफ है, आपको बस आगे बढ़ते रहना है, आपको अस्वीकृति मिलेगी। जैसे ये कोई वैकल्पिक हिस्सा नहीं है। मैं वास्तव में एक भी ऐसे नवप्रवर्तक, उद्यमी या ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हो, जिसके मार्ग में कभी कोई ऐसा व्यक्ति न आया हो जिसने उसे मना किया हो या उसे रुकने के लिए कहा हो। ठीक है, यह प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है। और आप क्या करते हो? आप कभी रुके नहीं, आप कभी नहीं रुकते। आप जानते हैं, मैं जॉन डी रॉकफेलर के बारे में भी सोचता हूं, जो शायद अब तक के सबसे अमीर व्यक्ति थे, एक तेल व्यापारी। और वे मुझे लगता है कि मैंने ये कहानी यहां पहले भी सुनाई है, तो मैं इसे जल्दी से बता देता हूं कि वे क्लीवलैंड के एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नौकरी चाहते थे क्योंकि वे वहीं रहते थे। वे एक निश्चित आकार के हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में गए, सभी ने मना कर दिया, एक भी नहीं माना। वह कहता है, हाँ, लेकिन मुझे अपनी सोच पर पूरा भरोसा है, मुझे ठीक ठीक पता है कि मैं क्या करना चाहता हूं और वही करना है। तो वह फिर जाता है और हर एक बिजनेस से दोबारा जाकर बात करता है, सभी फिर से मना कर देते हैं। और जब वह तीसरी बार गया तो आखिरकार एक बिजनेस ने कहा, ठीक है, बस अब तुम बार बार मेरे दरवाजे पर आना बंद कर दो, ठीक है, लो तुम्हें नौकरी मिल गई, बेवकूफ बच्चे, ताकि तुम हमें परेशान करना बंद कर दो, समझे? तो जब लोग सच में तुम्हारे रास्ते में आकर तुम्हारे विजन को हासिल करने से रोकते हैं तो तुम बस लगातार कोशिश करते रहते हो। तुम बस तब तक कोशिश करते रहते हो जब तक कि थक हार कर कोई आखिरकार कह ही देता है, ठीक है, मैं तुम्हें वो दे देता हूं जो तुम चाहते हो, बस अब चुप हो जाओ। ठीक है, यही वह स्तर है जिद का जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जो तुम्हारे साथ काम करते हैं, जो भले ही अच्छे इरादे रखते हैं, तुम्हारे रास्ते में नहीं आते, लेकिन स्वभाव से ही संदेह करने वाले होते हैं। ठीक है, एडविन लैंड एक महान उद्यमी, दूरदर्शी, आविष्कारक और पोलरॉइड के संस्थापक थे, और उनके पास आलोचकों से निपटने के लिए एक खास रणनीति थी। वो बस उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। ठीक है, उनके एक करीबी सहयोगी ने एक बार महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के दौरान एडविन लैंड के दृष्टिकोण का वर्णन किया। उन्होंने कहा, लैंड के बारे में एक बात है, जब वह कुछ साहसी और जोखिम भरा कर रहे होते हैं तो वह इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि कोई आलोचनात्मक व्यक्ति उनके आसपास न हो। शुरुआती चरणों में किसी सपने का टूट जाना बहुत आसान होता है। ठीक है, और इसलिए अगर लैंड को कोई आलोचना केवल उन्हें हतोत्साहित या रोकने की कोशिश लगती थी तो वह उस व्यक्ति को बाहर कर देते थे। ठीक है, इस तरह उन्होंने अपनी दृढ़ता की बहुत सख्ती से रक्षा की। वह अपने आसपास किसी भी संदेह करने वाले को रहने नहीं देते थे। क्यों? जानते हैं, ऐसा नहीं था कि वह प्रतिक्रिया को संभाल नहीं सकते थे, बिल्कुल, उन्होंने प्रतिक्रिया सुनी थी। अगर किसी के पास यह बताने के लिए ठोस तर्क होते कि कोई विचार क्यों खराब है और उन्हें क्या अलग करना चाहिए, तो वह निश्चित रूप से उसे सुनने और अपनाने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन वह समझते थे कि एक नया विचार कितना नाजुक हो सकता है, खासकर जब वह नया हो, और इसलिए उन्होंने अपने चारों ओर एक तरह का आशावाद का बुलबुला बना लिया था।
हाँ, आप मेरे विचारों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब उसका उद्देश्य उन्हें बेहतर बनाना हो, यह विश्वास रखते हुए जैसा मैं करता हूं कि अंततः वे सफल होंगे, क्योंकि किसी नई चीज के उड़ान भरने के इस नाजुक क्षण में निराशा का प्रवेश करना बहुत आसान है। और फिर आप कह सकते हैं उस उपमा पर वापस जाते हुए, जानते हो क्या, शायद यह विचार आखिरकार बुरा ही है। मैं यह पुल इस नदी के पार नहीं बनाऊंगा, मैं बस वापस मुड़ जाता हूं और कोई दूसरा रास्ता ढूंढता हूं। स्टीव जॉब्स ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया था। उन्होंने कहा था, दूसरों की राय के शोर को अपनी अंदरूनी आवाज को दबाने मत दो। ठीक है, आप दूसरों की राय सुन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर भी एक आवाज होती है जो आपको बताती है, नहीं नहीं नहीं, यही वह है जो मैं सच में चाहता हूं, यही वह है जिसमें मैं सच में विश्वास करता हूं, यही मेरी जिंदगी का विजन है। और आपको कभी भी अपनी अंदरूनी आवाज को दबने नहीं देना चाहिए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मार्गदर्शक सिद्धांत बन सकता है। आप जानते हैं, स्टीव जॉब्स ने खुद भी यह अनुभव किया था, है ना? आईफोन को कभी हास्यास्पद माना जाता था। एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कंपनी के सीईओ ने कहा था कि कोई भी फोन के लिए $500 नहीं देगा, और हर कोई मानता था कि फोन में कीबोर्ड होना जरूरी है ना? कैसे कैसे आप सिर्फ एक सपाट सतह पर टाइप करेंगे बिना किसी, आप जानते हैं, भौतिक कुंजियों के? हर कोई सोचता था कि यह हास्यास्पद है। ठीक है, सिर्फ स्टीव जॉब्स ही मानते थे कि यह एक अच्छा विचार है ना? तो आपको क्या करना है? चयनात्मक सुनने की आदत डालनी है। उन आवाजों को सुने जो प्रोत्साहित करती हैं, जो आपको बेहतर बनने के लिए रचनात्मक रूप से चुनौती देती हैं, और बाकी सबको अनदेखा करें। नकारात्मक लोग अपनी सीमाओं से बोलते हैं, आपकी सीमाओं से नहीं। वे अपने डर आप पर थोपते हैं, लेकिन उनके डर आपके नहीं बनना चाहिए। आइंस्टीन के शब्द याद रखें, छोटे दिमागों से विरोध मिलना इस बात का संकेत है कि कोई महान आत्मा काम कर रही है। संशयवाद को लगभग गर्व के प्रतीक के रूप में पहने। इसका मतलब है कि आप कुछ इतना साहसी कर रहे हैं कि उसका विरोध हो रहा है। जानते हैं, जो लोग बस भीड़ के साथ चलते हैं और कभी कुछ महान हासिल नहीं करते, बस वही करते हैं जो उनसे अपेक्षित है, उन्हें इस तरह का विरोध नहीं झेलना पड़ता। इस तरह का संदेह लगभग इस बात का संकेत है कि आप एक फलदायी उत्पादक दिशा में बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक शानदार उदाहरण है महान टेनिस चैंपियन रोजर फेडरर की जीवनी से। मुझे लगता है कि यह वाकई दिलचस्प है। ठीक है, तो मैं बस पूरा उद्धरण पढ़ूंगा जो उन्होंने कहा था। ठीक है, वह कहते हैं, फेडरर को स्कूल छोड़ने के अपने फैसले के तुरंत बाद ही लगभग संदेह का सामना करना पड़ा। तो उसने अभी अभी स्कूल छोड़ा है। उसने हाई स्कूल छोड़ दिया ताकि वह एक टेनिस अकादमी में शामिल हो सके और पेशेवर टेनिस खिलाड़ी बनने पर ध्यान केंद्रित कर सके। ठीक है, जब वह अपने नियमित दंत चिकित्सक के पास बासेल में गया, यह वही शहर है जहां से वह है, तो बातचीत वैसे ही शुरू हुई जैसे दंत चिकित्सकों के साथ अक्सर होती है, सफाई के बीच में। वह मेरे मुंह में है और वह पूछता है, तो अब तुम क्या कर रहे हो? फेडरर ने याद किया। और मैं कहता हूं, पुप्पा, मैं टेनिस खेल रहा हूं। और वह कहता है, ठीक है, और क्या? और मैं कहता हूं, बस यही है। और वह मुझे इस तरह देखता है जैसे बस यही, सिर्फ टेनिस। फेडरर ने दंत चिकित्सक बदल लिया। मैं कभी वापस नहीं गया क्योंकि मुझे लगा कि वह सच में नहीं समझ रहा कि मैं यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। फेडरर ने मुझे बताया, मैं एक सपना पीछा कर रहा हूँ, मैं सितारों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, और वह मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। और जानते हो, मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहता। ठीक है, क्या कमाल की कहानी है ना? वह दंत चिकित्सक बदल देता है क्योंकि वह अपने जीवन के किसी भी हिस्से में संदेह से घिरा नहीं रहना चाहता, यहां तक कि जब वह अपने दांत साफ करवा रहा हो तब भी। ठीक है, यह वही बात है जो एडविन लैंड के साथ थी, लेकिन बात यह है कि यह सिर्फ आपके काम के सहकर्मियों तक सीमित नहीं है। यह आपका दंत चिकित्सक भी हो सकता है, यह आपका कौन जाने क्यों, यह आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके दोस्त, सहयोगी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। आपको अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो आप पर विश्वास करते हो, और उन लोगों को दूर कर देना चाहिए जो सक्रिय रूप से आप पर संदेह करते हैं और आपकी दृष्टि और रचनात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं। आप सभी जो कोड से जुड़े हैं उद्यमियों के रूप में, हमें फेडरर के प्लेबुक से एक पन्ना लेना चाहिए। अपने सर्कल का चयन करें। वे लोग कौन हैं जिनसे आप अपने व्यवसाय या प्रोजेक्ट के बारे में नियमित रूप से बात करते हैं? उनसे बातचीत करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? क्या आप खुद को ऊर्जावान, आशावादी और विचारों से भरा हुआ महसूस करते हैं, या फिर आप खुद को थका हुआ और अपने फैसलों पर संदेह करते हुए पाते हैं? कभी कभी जो लोग हम पर शक करते हैं वे बिल्कुल भी बुरे नहीं होते। वे हमारे सबसे करीबी दोस्त हो सकते हैं, हमारे प्यारे परिवार के सदस्य जो सोचते हैं कि वे हमें यथार्थवादी बनने की सलाह देकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन उनका लगातार संदेह करना, भले ही उनकी मंशा अच्छी हो, एक उद्यमशीलता की विकासशील सोच के लिए विषैला हो सकता है।
जरूरी नहीं है कि आप फेडरर की तरह अपने डेंटिस्ट को निकाल दें या अपने प्रियजनों से रिश्ता तोड़ लें, लेकिन जब आप अपने उद्यम के संवेदनशील निर्माण चरण में हों तो आप नकारात्मकता के संपर्क को सीमित करने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे लोगों को खोजें जिन्होंने साहसिक काम किए हैं या कम से कम आपकी प्रेरणा को समझते हैं। अगर संभव हो तो खुद को ऐसे उद्यमियों, रचनाकारों और बड़े सोचने वालों के बीच रखें जो कहते हैं हाँ, आप यह कर सकते हैं, बड़ी चीजें संभव हैं। और यही तो आप लोगों के पास यहां कोड में है, जो कि एक अंतर्निहित नेटवर्क है, और यह बहुत अच्छा है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप एक दूसरे पर भरोसा करें। अगर आपके आसपास के दायरे में समर्थक नहीं है, मान लीजिए आप ऐसे शहर में हैं जहां आप कोड के एकमात्र सदस्य हैं और आपको उतना मौका नहीं मिलता कि आप कोड के अन्य लोगों से जितना चाहें उतना मिल सकें, तो भी आप हमेशा वर्चुअल समर्थक ढूंढ सकते हैं। आप महान नवप्रवर्तकों की जीवनी पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं, मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आपको हाउ टू टेक ओवर द वर्ल्ड सुनना ही है, लेकिन आप जीवनी पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप उन लोगों के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने आपसे पहले अद्भुत काम किए हैं, और उनके बारे में पढ़कर और उनकी कहानियां सुनकर आप उस तरह की सोच को अपने भीतर उतारने की कोशिश कर सकते हैं, है ना? और उनकी जिंदगी से सबक सीख सकते हैं। आप उद्यमी समूहों से भी जुड़ सकते हैं, कोई मेंटर ढूंढ सकते हैं, या फिर बस जैसे सोशल मीडिया पर उन सही अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं जो इस तरह की प्रेरणादायक सामग्री पोस्ट करते हैं। जहां भी आपको विश्वास मिले, अपने दिमाग को उसी से पोषित करें। आपको खुद का सबसे बड़ा समर्थक बनना होगा, हाँ, लेकिन यह वाकई मदद करता है जब और भी आवाजें उसी आत्मविश्वास की गूंज सुनाती हैं। आप जानते हैं, यही तो एडविन लैंड पोलारॉइड में कर रहे थे। ऐसी टीम बना रहे थे जो विश्वास करती थी। और जिस तरह से आप अपना सोशल मीडिया चुनते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, जो चीजें आप सुनते हैं, जो टीवी पर देखते हैं, आप अपने मीडिया डाइट में भी उस विश्वास को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। आप जानते हैं, एक लोकप्रिय कहावत है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। और चाहे यह वैज्ञानिक रूप से सच हो या नहीं, इसमें बहुत समझदारी छुपी है, मुझे लगता है। अगर वे 5 लोग बहुत ही सुरक्षित, डरपोक आत्माएं हैं जो आपकी उद्यमिता की महत्वाकांक्षाओं को पागलपन समझती हैं, तो सोचिए क्या होगा। यह आपको नीचे खींच लेगा। और यही बात आपके सोशल मीडिया फॉलोइंग पर भी लागू होती है। अगर वे लोग जिनकी पोस्ट आप सबसे ज्यादा देखते हैं और जिन्हें आप सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, जिनकी चीजें आप सबसे ज्यादा देखते हैं, वे सभी ऐसी बातों के बारे में बात कर रहे हैं जो मायने नहीं रखती, सुरक्षित चीजें, अगर उनके पास जीवन के प्रति वह नजरिया नहीं है, तो आपका दिमाग भी स्वाभाविक रूप से उसी सोच की ओर झुक जाएगा। वहीं अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं और उनका कंटेंट देख रहे हैं जिनका विश्वास है, जिनकी सोच उद्यमशील है, जो आत्मविकास के लिए महत्वाकांक्षी हैं, तो वह भी आप पर असर डालेगा। ठीक है, यह निश्चित रूप से एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं बहुत जुनूनी हूं, क्योंकि इसका मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व रहा है। सच में, जब मैं सोचती हूं कि मेरी जिंदगी कैसी होती अगर मैंने सबकी बात मानी होती, अगर मैंने संदेह करने वालों की बात मानी होती, अगर मैंने यह तय कर ली, पता है सब कह रहे हैं कि यह आइडिया बेवकूफ़ी भरा है, शायद मुझे इसे छोड़कर कुछ और सामान्य करना चाहिए, तो मुझे घबराहट होने लगती है। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैंने खुद को उस जिंदगी से वंचित कर दिया होता जो आज मेरे पास है। मैं उन हजारों लोगों से जुड़ने की खुशी से भी चूक जाती, असल में लाखों लोग जो मेरी सामग्री को महत्व देते हैं। मैं उस मौके से भी चूक जाती जिसमें मुझे अपनी आर्थिक स्थिति और अपने समय में आज़ादी मिलती। मैं उन प्रसिद्ध और प्रभावशाली लोगों से मिलने के अवसर से भी वंचित रह जाती जिनसे मैं दोस्ती कर पाई हूं। सब कुछ और भी बुरा होता। और यही वजह है कि मैं इस बारे में इतना जुनूनी हूं कि आप संदेह करने वालों की बात नहीं सुन सकते, आप उनकी बात नहीं सुन सकते, भले ही वे नेक इरादे से ही क्यों ना कह रहे हों जो आप पर शक करना चाहते हैं। ठीक है, अब मुझे अजीब लगने वाले विचार रखने से डर नहीं लगता। आखिरकार मैं वही इंसान हूं जिसका पॉडकास्ट है हाउ टू टेक ओवर द वर्ल्ड। अगर आपको किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो आप पर विश्वास करे, तो मुझसे संपर्क करें। समझे, मुझे लगता है कि आप लोग जो कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं उन आवाज़ों में से एक बनने में सहज हूं जो कहती हैं नहीं, आप कर सकते हैं, आप उस विजन को हासिल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी इस बात का थोड़ा और सबूत बन सकती है कि ये सपने सच में पीछा करने लायक हैं। आप जानते हैं, फिर से इस बातचीत का मैंने शीर्षक रखा है सफलता की तन्हाई। भले ही यहां कोड में लोग आपके लिए मौजूद हों, भले ही मैं आपके लिए यहां हूं, भले ही आप उस समूह को तैयार करने में सफल हो जाएं, फिर भी ऐसे पल आएंगे जब आपको अकेलापन महसूस होगा, जब आपको सच में आगे बढ़कर कहना पड़ेगा नहीं, यह मेरा विजन है, और भले ही कोई और ठीक न देख पाए कि मैं यहां क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं, और उन पलों में भी आगे बढ़ते रहना होगा।
यह अकेला महसूस होगा, लेकिन दूसरी ओर वही सब कुछ है जो आपने कभी चाहा है। अंत में मैं बस उस जीवंत छवि पर लौटना चाहता हूं जो नीत्शे ने हमें दी थी। आप जीवन की नदी के किनारे खड़े हैं, एक ऐसे पार जाने का सामना कर रहे हैं जिसे केवल आप ही पार कर सकते हैं। इस दुनिया में एक रास्ता है जिस पर आपके अलावा कोई नहीं चल सकता। वो कहां जाता है? पूछो मत, चलो। हर महान उपलब्धि की शुरुआत और अंत आपसे ही होती है। यह आपकी यात्रा है, ठीक है? कोई और इसे आपके लिए नहीं कर सकता। और अक्सर जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतना ही अकेला रास्ता होता है। लेकिन जान लें कि आपसे पहले भी दूसरों ने यह किया है और आप भी कर सकते हैं, ठीक है? आपको बस उस विश्वास को विकसित करना है और उन लोगों के समूह में भी जो आप पर विश्वास करते हैं, ठीक है? यह सिर्फ एक प्रेरणादायक भाषण नहीं है, यह एक प्रशिक्षण है। तो मैं आपको 5 बातें बताना चाहता हूं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अधिक विश्वास विकसित करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है? 5 बहुत ही ठोस कदम जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में बदल सकते हैं, ठीक है? तो पहला है, खुद से पूछें, मेरी जिंदगी में वे 3 लोग कौन हैं जिनमें सबसे ज्यादा आशावाद और विश्वास है? और फिर उनके साथ अधिक समय बिताने की योजना बनाएं। ठीक है, विश्वास संक्रामक होता है, इसलिए उन 3 लोगों के साथ अधिक समय बिताएं। और फिर दूसरा कदम है इसका उल्टा करना। खुद से पूछें, मेरी जिंदगी में वे 3 लोग कौन हैं जो मुझे सबसे ज्यादा नीचे गिराते हैं? और शायद ये लोग आपके बहुत करीब हैं। मैंने शुरुआत में कहा था कि जब मैंने हाउ टू टेक ओवर द वर्ल्ड शुरू किया तो मेरे माता पिता को यह एक बुरा विचार लगा था, और जाहिर है कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर नहीं कर सकता। लेकिन अगर ज़रूरत हो तो उनके साथ कम समय बिताएं, या मेरे मामले में क्योंकि वे मेरे माता पिता हैं, जाहिर है मैं उनके साथ कम समय नहीं बिताना चाहता, तो फिर आपको बस अपने लिए कुछ सीमाएं तय करनी होंगी कि आप किन विषयों पर चर्चा करते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों को यह मौका न दें कि वे आपको नीचे गिरा सकें या अपनी शंकाओं से आपको प्रभावित कर सकें, ठीक है? तीसरी बात, अभी से यह संकल्प लें कि आप अपने सपने को छोड़ने से पहले कम से कम 20 बार असफल होंगे, ठीक है? असफलता सामान्य है, इसे अपने भीतर संदेह न भरने दें। यह तो बस आपके विजन का एक हिस्सा है। लोग आपके रास्ते में आएंगे जो आपके लिए चीजों को और मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे, और आप हमेशा उन्हें मना नहीं पाएंगे, और यह बिल्कुल ठीक है। यह इस बात का संकेत नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं, ठीक है? मैं सच में जैसे ड्वीस चेकबॉक्स की एक सूची बनाता हूं, और अगर मैं असफल होता हूं तो बस ये मेरी सफलता की राह में एक और चेक है, ठीक है? तो आपको उस प्रतिबद्धता को बनाए रखना होगा। सच में एक सूची बनाएं, जैसे मुझे कम से कम 20 बार असफल होना है इससे पहले कि मैं मानूं कि मैं सफल हो सकता हूं, ठीक है? तो ये अगली बात है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी काम जो मैं आपको दूंगा वह है अपनी पूरी कहानी को विस्तार से लिखना, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है जैसे इसे भविष्य के नजरिए से लिखें। यह कैसे शुरू हुआ, आपने क्या क्या झेला, और आप आखिर में कहां पहुंचे, ठीक है? आप भी जानते हैं 5 नवंबर को मैंने कोट के साथ शुरुआत की। शुरुआत में यह मुश्किल था, हर कोई मुझ पर शक करता था। मेरे दोस्तों ने कहा कि यह एक बुरा विचार है। पहले 2 महीनों तक मैंने कोई बिक्री या वृद्धि नहीं देखी, जो हैरान करने वाला था। मुझे लगा था कि मैं कर लूंगा। लेकिन फिर तीसरे महीने में चीजें बेहतर होने लगीं, और फिर 2025 के मध्य में सब कुछ बदल गया। मैंने X संख्या में बिक्री की। 2026 तक मैं 1 करोड़पति बन गया था। आप जानते हैं, चाहे आपकी जो भी कल्पना हो, जो भी कहानी आप अपने लिए लिख रहे हैं, उसे सचमुच लिख लें। देखना कि संदेह और अस्वीकृति उस कहानी में कैसे फिट होते हैं, उसे पार करना आसान बना देता है। इसे लिखना आपको यह एहसास कराता है कि यह तो किसी भी महान कहानी का हिस्सा है। हमेशा कोई ना कोई बाधा होती है जिसे पार करना होता है। हमेशा वह संदेह और वह रुकावट होती है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि इसे लिखना वास्तव में हमें यह आंतरिक रूप से समझने में मदद कर सकता है कि यह प्रक्रिया का हिस्सा होने वाला है, और जब हम इसका सामना करें तो हम हतोत्साहित न हों, ठीक है? तो लीजिए, सफलता की राह अकेली हो सकती है। कम से कम यहां कोड में, इस प्रयास में आपके पास एक दूसरे का साथ है। अपनी जैसी मान्यताएं रखने वाले लोगों पर भरोसा करें, उस विश्वास का बुलबुला बनाएं, अपना रास्ता खोजें, उस पर चलें। मैं आपको वादा करता हूं कि उस अकेलेपन के पार, उस निर्णय के पार कि आप अपना रास्ता चुनेंगे, वही सब कुछ है जो आपने कभी चाहा है। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, शुभकामनाएं। और माइकल, अब वापस आपके पास। Qué capacitación tan inspiradora. Muchas gracias, Ben. Y déjame decirte que fue genial conocerte en persona y pasar tiempo contigo en el evento regional de Latinoamérica en Colombia hace apenas unas semanas. Lo que compartiste entonces con más de 1000 miembros de Code Extera en ese evento fue muy poderoso. Y tu capacitación de hoy, enfocada en lo que se necesita para tener éxito, fue una continuación de tu gran visión. Así que gracias de nuevo.
Es curioso, estaba hablando con Michael sobre la falta de interés, el poco interés que tenía en la historia cuando estaba en la escuela. No tenía ningún interés en aprender nada relacionado con la historia. Pero ahora, en mi vida adulta, me doy cuenta de lo interesante que puede ser la historia y de cuánto podemos aprender de las personas a lo largo de la historia. Y eso es lo que tú haces también, Ben, compartir historias de personas a lo largo de la historia y las cosas que podemos aprender de ellas. Le dije a Michael, debería haber tenido a Ben como mi profesor de historia. Él lo hace mucho más interesante y valioso, y quizá habría sido mejor en historia y habría aprendido más si Ben hubiera sido mi maestro en la escuela. Al final de la sesión de coaching de Ben, compartió varias acciones clave que deberías aplicar tanto en la construcción de tu negocio como en la vida en general. Y hay una en particular que quiero destacar: la idea de abrazar los fracasos como parte del logro del éxito. Con tu negocio de Codexterra, algunos de ustedes pueden estar pensando que si alguien les dice que no, ya sea a unirse a Code y comprar acciones de Exterra o simplemente a ser un cliente de Exterra, podrían sentir que eso fue un fracaso. Debe ser un fracaso, Steve, porque mi equipo y mis ingresos no crecieron, pero eso no es correcto. Hay dos cosas que he aprendido a lo largo de mis 36 años de carrera en redes de mercadeo. Cuando escucho a alguien decir que no, en primer lugar, cualquiera que diga que no en realidad está diciendo gracias, Steve, pero no, no ahora. Aunque no lo digan exactamente así, eso es lo que yo escucho, y lo escucho por una razón, porque el no es simplemente una respuesta de momento. Lo que tu prospecto realmente está diciendo es, en este momento esto no es para mí porque el momento no es el adecuado, así que por ahora diré que no. Así que para mí, cada no es simplemente no, no ahora. Les agradezco por haberlo considerado y pregunto, ¿puedo mantenerme en contacto? Así que ahí no hay fracaso. Tengo un contacto con el que puedo seguir en comunicación y nunca se sabe si en el futuro el momento será el adecuado y digan que sí, lo cual, por cierto, es la importancia de hacer seguimiento a todos de manera regular. La segunda cosa sobre escuchar un no es que me acerca más a que alguien diga sí. He aprendido que cada no significa que la probabilidad de que alguien diga sí aumenta. De hecho, me enseñaron a buscar los nos porque las leyes de la probabilidad hacen imposible que tú, yo, cualquiera reciba un no el 100% de las veces. Alguien, en algún momento por probabilidad, dirá que sí. Así que la clave es conseguir la mayor cantidad de nos lo más rápido posible. De esa manera te acercas más rápido a un sí. Con cada no, te acercas más a que alguien diga, sí, quiero unirme a tu equipo, quiero comprar algunas acciones de Exterra y disfrutar de esas ganancias diarias. Así que, como dijo Ben, concéntrate en la actividad de conseguir esos fracasos, esas respuestas de no, ahora no, y ahora aprenderás que no son fracasos, sino que te están ayudando a acercarte a que alguien diga sí y se una a tu equipo y a Exterra. Por ahora, quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este entrenamiento en vivo. Gracias a Michael y nuevamente gracias a Ben Wilson, quien volverá en una próxima llamada de entrenamiento. Nuestra próxima llamada de entrenamiento Code con otro entrenador invitado especial que les va a encantar será el domingo 21 de septiembre. Siempre a la misma hora, 4:00 p.m. hora del Reino Unido. Por favor, tomen nota, pónganlo en su agenda y asegúrense de estar aquí para esa fecha. Que tengan una semana fantástica. Vayan por esos no y los veré a todos de nuevo muy, muy pronto. Adiós por ahora.